बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया। Pixel butterfly and the logo is an inspiration to bring out the urgent desire in our cities to become the engines of growth through development of smart cities. This will have the power to transform the nation. बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगा पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अब वे हमारे तीनों प्रमुख मिशन मोड कार्यक्रमों की गाइडलाइन के रूप में दिशा निर्देशों की पुस्तक का विमोचन करें। साथ ही मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय अतिथियों से भी अनुरोध है कि इन गाइडलाइन दिशा निर्देशों का विमोचन कर सांकेतिक रूप से इन तीनों महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों का शुभारंभ करें। The Amrit is a program covering 500 cities of India to provide financial assistance for basic urban infrastructure like drinking water, sewerage, septage and urban green spaces. The mission is reform linked and will provide approximately 50,000 crore as central assistance for a period of 5 years. The Smart City mission is a vision of developing 100 cities as leaders in providing smart solutions in urban infrastructure and IT-based citizen services. The Housing for All mission will address the estimated 2 crore housing shortage in urban areas with options available for states and cities to choose from, including in situ and credit-linked subsidy. A technical submission is also envisaged to develop low-cost designs using local material and aesthetics. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी गणमान्य अतिथियों से। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके समक्ष देश के 500 शहरों से निर्वाचित प्रमुख अर्थात महापौरगण, अध्यक्षगण, सभापतिगण तथा साथ ही उन शहरों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कमिश्नर्स उपस्थित हैं जो इन मिशनों को, इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपके सपने को पूरा करने का संकल्प लेकर आए हैं। मैं अब अत्यंत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वे इस सभा को संबोधित करें और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। मंत्रिपरिषद के मेरे वरिष्ठ साथी श्रीमान वेंकैया नायडू जी, श्री बाबुल सुप्रियो जी, महाराष्ट्र के युवा मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री श्रीमान निर्मल सिंह जी, कैबिनेट सचिव श्रीमान पीके सिन्हा, हुफा सचिव श्रीमती नंदिता जी, शहरी विकास मंत्रालय के सचिव श्रीमान मधुसूदन जी, राज्यों से आए हुए सभी मंत्री महोदय, नगर और महानगरों से आए हुए अध्यक्ष और मेयर श्री, अधिकारीगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सभी मुखिया, अनेक देशों के राजदूत महोदय और उपस्थित सभी महानुभाव, आज इस एक छत के नीचे शहरी भारत इकट्ठा हुआ है, अर्बन इंडिया। एक प्रकार से इस विज्ञान भवन में वे लोग बैठे हैं जिनके जिम्मे देश के करीब करीब 40% नागरिकों की सुख सुविधा की जिम्मेवारी है। इस देश के 40% जनसंख्या, करीब करीब 40%, जो या तो शहरों में जीवन गुजारा करती है
या शहरों पर आधारित अपना जीवन गुजारा करती है, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मिले, एक सामान्य मानवी की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कैसे हो। और जब पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ है तो हम दुनिया जिन ऊंचाइयों पर पहुंची है उसे बराबरी करने की दिशा में और उससे आगे बढ़ने की दिशा में पहल कैसे करें, प्रारंभ कैसे करें और किस दिशा में आगे बढ़े। तो उन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए एक तरफ झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करने वाला वो परिवार, एक तरफ रोजी रोटी की तलाश में शहर की ओर आया हुआ मजबूरन नागरिक, और दूसरी तरफ बदलता हुआ वैश्विक परिवेश, दो छोर की स्थिति में से हमें गुजरना है। हम इसलिए निराश होकर के नहीं बैठ सकते कि दुनिया तो बहुत आगे बढ़ चुकी, पता नहीं हम ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और हम उदास होकर के नहीं बैठ सकते कि ठीक है भाई, वो अपनी रोजी रोटी के लिए आए हैं, वो अपना कर लेंगे। जी नहीं, हमारे देश के गरीबों को हम उनके नसीब पर नहीं छोड़ सकते। हमारा दायित्व होता है, हमारी जिम्मेवारी होती है, और उस जिम्मेवारियों को निभाने के लिए अगर योजना पूर्वक अगर हम आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां पलटी जा सकती हैं, स्थितियां सुधारी जा सकती हैं और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और उस बातों को ध्यान में रखते हुए इस शहरी जीवन में बदलाव लाने के लिए आप सबके साथ 2 दिन विस्तार से विचार विमर्श होने वाला है। यहां पर चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं और यहां पर शहरी क्षेत्रों का दायित्व संभालने वाले, चाहे नगर पालिका हो या महानगर पालिका हो, उसके सरकारी अधिकारी भी हैं। हम सब मिलकर के आगे बढ़ने का संकल्प करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में 25-26 जून कोई भूल नहीं सकता है। 40 साल पहले सत्ता सुख के खातिर देश को आपातकाल के बंधनों में बांध करके जेल खाना बना दिया गया था। देश में संपूर्ण क्रांति का सपना लेकर के चल रहे जयप्रकाश जी नारायण के नेतृत्व में लाखों देशभक्तों को, लोकतंत्र प्रेमियों को जेलों में बंद कर दिया गया था। अखबार पर ताले लग गए थे। रेडियो वही बोलता था जो सरकार बोलती थी। ऐसे दिन थे 40 साल पहले। आज 25 जून को और 26 जून को हम मिलकर के उन सपनों को संजोना चाहते हैं कि जहां पर हर नागरिक इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच फूले फले, प्रगति करे, उसको अवसर मिले, उसको सुविधा मिले, उस दिशा में हम काम करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं। और आज मुझे खुशी है कि कल ही हमने कैबिनेट में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के स्मृति में
एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने का निर्णय किया है, जो लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए हमेशा हमेशा वो दिशा दर्शक बनता रहेगा और विकास की सारी योजनाएं, यात्राएं जन सामान्य के सहयोग से, जन सामान्य की भागीदारी से कैसे आगे बढ़े, उस दिशा में हम निरंतर प्रयत्नरत करना चाहते हैं। हमारे देश में करीब 500 शहर ज्यादातर गांव से रोजी रोटी कमाने के लिए लोग आते ही चले जा रहे हैं। बहुत तेजी से हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है। अच्छा होता आज से 25-30 साल पहले हमने अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी समझा होता, अर्बनाइजेशन को एक अवसर माना होता। छोटी जगह में थिकली पॉपुलेटेड लोग एक प्रकार से देश की इकोनॉमी के ड्राइविंग फोर्स होते हैं। उस शक्ति को हमने पहचाना होता और हमारे अर्बन ग्रोथ इंजन के रूप में हमारी विकास यात्रा में उसकी भूमिका को हमने जाना होता और उसके प्रकार से उसको ताकत दी होती, तो हम भी आज दुनिया के उन समृद्ध और प्रगतिशील शहरों के बराबरी कर पाए होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पहले क्या नहीं हुआ उसका रोना धोना गाते रहेंगे तो बात बननी नहीं है। पुराने अनुभव बहुत बुरे हैं, मैं जानता हूं, और उसी के आधार पर निराश बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर स्पष्ट विजन के साथ, लक्ष्य को प्राप्त करने के इरादे के साथ और नागरिक को केंद्र में रखते हुए अगर हम योजनाएं करते हैं, मैं नहीं मानता हूं कि कोई रुकावट आ सकती है। यहां 2 दिन में हमारे सामने कई शहरों के बेस्ट प्रैक्टिसेस के प्रत्यक्ष किए हुए कामों को प्रस्तुत किया जाएगा। अगर हैदराबाद टैक्सेशन सिस्टम में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ कर सकता है, किसी भी प्रकार के नए टैक्सेस के बजाय भी कलेक्शन में इतना इंप्रूवमेंट कर सकता है, तो और शहर भी कर सकते हैं। अगर कर्नाटक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में उसमें से कंपोज की प्रक्रिया के संबंध में अगर आगे बढ़ सकता है, तो और शहर भी बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीजों की यहां चर्चा होने वाली है कि जो कभी हमने सुना भी नहीं, सोचा भी नहीं। हम उन्हीं चीजों को करना चाहते हैं जो ये देश कर सकता है और किसी ने करके दिखाया है। अब उसको हमने सब मिलकर के आगे बढ़ाना है। आप देखिए देश का रुतबा बदल सकता है। अब छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश माओवाद के कारण परेशानियों से जूझ रहा प्रदेश, जंगलों की रक्षा करना एक बहुत बड़ा दायित्व वाला प्रदेश, उसने ओपन डिफेक्शन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है और उनकी कोशिश है कि हम छत्तीसगढ़ को ओपन डिफेक्शन से मुक्त कर देंगे। एक लक्ष्य लेकर के अगर नेतृत्व चल पड़ता है तो स्थितियां बदली जा सकती है। छूटपुट बहुत कुछ हो रहा है। इस योजना के तहत उन सारे अनुभवों के आधार पर
यानी कोई हवाई बातें नहीं, उन अनुभवों के आधार पर एक कदम और कैसे आगे बढ़ा जाए, पहले से कुछ अच्छा कैसे किया जाए, एक जगह पे होता है वो सब जगह पे कैसे हो। कुछ लोग करते हैं, हम मिलकर के सब लोग क्यों न करें, उस भाव को पैदा करने का प्रयास है। भारत जिस तेजी से अर्बनाइज हो रहा है, एक प्रकार से यूरोप के किसी छोटा देश देखें तो हिंदुस्तान में हर वर्ष एक नया देश जन्म लेता है शहरों में। मतलब हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को पार करने के लिए हमने निश्चित योजनाओं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ कानूनी बाधाएं होगी तो उसके रास्ते खोजने पड़ेंगे। आर्थिक व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था होगी, उसके संबंध में स्थानीय इकाई, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबने मिलकर के एक मॉडल खड़ा करना होगा ताकि हम पैसों के कारण अटके नहीं। आज पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल करीब करीब स्वीकृत हो चुका है। उसको कैसे हम बल दें, हम ज्यादा से ज्यादा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कैसे लाएं, हम आर्थिक संसाधनों को विश्व में जहां से भी प्राप्त कर सकते हैं कैसे प्राप्त करें, लेकिन निर्धारित समय में हम इन स्थितियों को कैसे बदले। किसी भी इंसान, गरीब से गरीब इंसान का एक सपना होता है, खुद का अपना घर हो। और एक बार अगर खुद का घर हो जाता है तो फिर वो सपने संजोने लग जाता है। जब मकान मिलता है तो सिर्फ छत नहीं मिलती, चार दीवारें नहीं मिलती हैं। जब गरीब को घर मिलता है तो धीरे धीरे उसके इरादे भी बदलने लग जाते हैं। घर मिलते ही मन करता है यार एक आध दरी ले आए तो अच्छा होगा, फिर मन करता है यार दो कुर्सी लाए तो अच्छा होगा, फिर करता है नहीं यार टीवी मिल जाए तो अच्छा होगा, फिर लगता है ये सब करना है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करे तो अच्छा होगा, फिर कर लगता है फालतू खर्चा करता था अब उसको थोड़ा पैसे बचाऊंगा, अगले महीने ये लाऊंगा। जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है और वही सेल्फ मोटिवेशन इन कारणों से आता है। हमारी कोशिश ये है सिर्फ मकान देना, यानी एक परिवार को जो कि बेघर है वो घर वाला बने इतना नहीं, उसको जीवन जीने की हैसियत देना, उसके मन में जीवन जीने का उमंग भरना, उसके जीवन में जीवन को साकार होने का आनंद देखने को मिले और आने वाली पीढ़ियों को देने का उसका सपना पूरा हो, ऐसा एक माहौल बनाने का इरादा है। शहरों में करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा परिवार, उनके लिए घर बनाने हैं। अब हमारा देश ऐसा है कि अगर नहीं बना तो जवाब मुझसे मांगा जाएगा। कोई उनसे जवाब नहीं मांगेगा कि ये 2 करोड़ बेघर रहे क्यों, कोई नहीं मांगेगा। है देश का स्वभाव है, क्या करेंगे, हमें उसी से गुजारा करना है। लेकिन कोई कुछ कह देगा, इस डर के कारण हम काम करना छोड़ दें तो देश का कभी भला नहीं होगा। और इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हमारे गरीब परिवारों को घर मिले। आजादी के 75 साल हो रहे 2022 में, उन आजादी के दीवानों का नाम देते ही हमें रोमांच होता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद करते हैं तो लगता है कैसा बलिदान था। गांधी, सरदार, उनकी विरासत को देखते हैं तो लगता है कितना कष्ट झेला था। उन्होंने जो सपने देखे थे, उन सपनों में क्या ये भी एक सपना नहीं था कि आजाद हिंदुस्तान में हर परिवार के पास अपना एक घर हो। मैं मानता हूं आजादी के 75 साल जब हम मना रहे हैं तब
हमारे भीतर एक आवाज उठनी चाहिए कि मेरे देश के अंदर कोई गरीब ऐसा ना हो कि जिसको फुटपाथ पर या झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहना पड़े। यह हम बदलेंगे, यह हमारा दायित्व है। और एक बार इस मिजाज को लेकर के यहां से निकलेंगे तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। आज शहरों का विकास कैसे हो रहा है? आप किसी भी शहर में जाकर के पूछिए, बहुत कम शहर ऐसे मिलेंगे कि जहां पर 5 साल के बाद शहर कैसा होगा उसका कोई खाका कागज पे मिलेगा। 10 साल के बाद कैसा शहर होगा उसका खाका कागज पे मिलेगा नहीं। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलपर है उनको तो पता होता है कि शहर इतना बढ़ेगा, इस दिशा में बढ़ेगा, फिर वो वहां जमीन ले लेगा, योजनाएं डाल देगा, मकान तो खड़े कर देगा, लेकिन जिंदगी जीने योग्य व्यवस्थाएं पहुंचती नहीं है। न रोड बनता है, न बिजली पहुंचती है, न ड्रेनेज की व्यवस्था होती है। और लोग आते हैं, पैसे देकर के मकान भी लेते हैं, बाकी व्यवस्थाएं होती नहीं। क्यों? क्योंकि शहर के नेतृत्व ने शहर नहीं बनाया, कुछ प्रॉपर्टी डीलर ने शहर को बढ़ाया है। ये जो मिसमैच है, उस मिसमैच को बदलना है। शहर कैसा बढ़ेगा, कब जाएगा, कहां, किस रास्ते आगे बढ़ेगा, वेस्ट में बढ़ेगा कि ईस्ट में बढ़ेगा, समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी उसमें क्या जगह होगी, ये प्लान जब तक शहर का नेतृत्व दीर्घ दृष्टि के साथ नहीं करता है, ये स्थिति बनी रहेगी। हम इस अमृत योजना के माध्यम से ये एक बदलाव चाहते हैं। शहर खुद अपना सोचने लगे, शहर अपनी योजनाएं बनाने लगे, और कहां जाना, कैसे जाना, उसका फैसला शहर करे। जरूरत के आधार पर वो चलता जाए, बढ़ता जाए, और बाद में व्यवस्थाएं विकसित कर कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, एंक्रोचमेंट आ जाता है, रोड नहीं होता है, ट्रैफिक की समस्या आती है, पानी नहीं, बिजली नहीं, सारी समस्याएं हम झेलते रहते हैं। और ये हर शहर के अगल बगल में आपको दिखेगा कि किसी ने उसको बना दिया और बाद में वो शहर को गोद लेना पड़ता है, और वो बहुत तकलीफ वाला होता है। हमने इसकी योजना क्यों न करनी चाहिए? हमारे देश में शहरों के विकास के लिए एक तरफ हम स्वच्छ भारत की बात लेकर के जब आए, मैं मानता हूं कि सरकार से लोग 2 कदम आगे हैं स्वच्छ भारत के काम में। कहीं सरकार कम नजर आती है, लोग ज्यादा नजर आते हैं। मैं विशेष रूप से मीडिया का आभारी हूं। मैं देख रहा हूं, वरना मुझे याद है कि मैं 15 अगस्त को जब स्वच्छ भारत की बात करके निकला तो मुझे डर लगता था, ये रोज मेरे बाल नोच लेंगे कि यहां कूड़ा है, यहां कचरा है, डिकना है, फलाना। लेकिन मैं आज उन सबको सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नागरिकों को ट्रेन करने का काम उठाया, और सभी मीडिया के लोग कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे कि क्यों कूड़ा यहां पर ये है, तुम यहां क्यों फेंकते नहीं हो। मैं समझता हूं जब इतिहास लिखा जाएगा, मीडिया के स्वच्छ भारत के अभियान का जो नेतृत्व आज मीडिया कर रहा है, देश में बदलाव लाने का वो कारण बनेगा। मैं देख रहा हूं, बदला जा सकता है ये। और आज हमारे यहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, हमारा विकास ऐसा नहीं हो सकता कि जो शहर और गांव के बीच में संघर्ष पैदा करे। हमारा विकास ऐसा होना चाहिए जो शहर और गांव एक दूसरे को पूरक होना चाहिए। अगर शहर को पानी चाहिए, गांव वालों को पानी मिले या न मिले, हम तो ये पानी शहर को देना ही पड़ेगा। और पीने का पानी की बात ऐसी होती है कि जब मानवता का विषय होता है तो कोई बोल भी नहीं पाता। क्या इसके उपाय नहीं है? क्यों न हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करें और वो पानी गांवों को, खेतों में वापस करें,
तो कभी किसान भी परेशान नहीं होगा, गांव भी परेशान नहीं होगा, और शहर को पीने का पानी चाहिए, उसकी उपलब्धि की कोई तकलीफ नहीं होगी। हम ये चिंता क्यों ना करें? हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करके कंपोस्ट बनाने के पीछे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करने की दिशा में क्यों काम न करें? और वही फर्टिलाइजर हम नजदीक के गांवों को दें। हमने देखा होगा कि बड़े शहर के आसपास के 30-40 किलोमीटर के जो गांव होते हैं, वो ज्यादातर सब्जी की खेती करते हैं, ज्यादातर, क्योंकि उनको तुरंत सुबह सुबह मार्केट मिल जाता है। शहर में उनका डेली आधार पर चलता है बाजार। अगर हम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कंपोस्ट फर्टिलाइजर, जो शहरों के कूड़े कचरे से हम बनाते हैं, वो अगर हम गांव में दे दें, तो जो सब्जी मिलेगी ऑर्गेनिक सब्जी मिलेगी। अगर हमारा ये इनपुट कॉस्ट कम होगा तो सब्जी भी सस्ती आएगी। सब्जी सस्ती आएगी तो गरीब आदमी भी 100 ग्राम सब्जी खाता है तो 200 ग्राम खाएगा, और सब्जी ज्यादा खाएगा तो न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, हेल्थ के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अल्टीमेटली बजट के बर्डन कम होते जाएंगे, सुविधाएं बढ़ती जाएगी। लेकिन हम अगर ये सोच करके काम करें तो ये काम बढ़ सकता है। और इसलिए हमारे शहरों का विकास का मोड है, और इसलिए जो अमृत योजना है, इसमें इन बातों पर बल दिया गया है कि हम इन बातों को कैसे करें, प्लान बे में आगे बढ़े, गरीबों को घर मिले, सामान्य मानवी को जीवन की सुविधाएं मिले। जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, उन स्मार्ट सिटी जो बनेगी, ये पहली बार स्मार्ट सिटी की योजना ऐसी है कि जिसमें शहरों का निर्णय भारत सरकार नहीं करेगी। शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय राज्य सरकार नहीं करेगी। शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय वो शहर का नेतृत्व, वो शहर के नागरिक, वो शहर के म्युनिसिपैलिटी के लोग तय करेंगे। थोपा नहीं जाएगा, आवाज नीचे से उठनी चाहिए। और इसलिए पहली बार हिंदुस्तान में चैलेंज रूट के आधार पर स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय किया है। दुनिया के कई देशों ने यह प्रयोग किया है, कुछ पैरामीटर तय किए, और जो शहर इस पैरामीटर को पूर्ति करेगा वो एंट्री पाएगा स्पर्धा में। फिर उसकी दूसरी एग्जाम देनी पड़ेगी, उसको पार करेगा तो सिलेक्ट होगा। जब सिलेक्ट होगा तो फिर भारत सरकार, राज्य सरकार मिल करके उस शहर की ताकत में साथ जोड़ करके उसको स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर ये योजना ऊपर से आएगी तो क्या होगा? भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, वो दिल्ली वालों ने नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया, वो हमारे राज्य सरकार वाले नहीं करते। नहीं, ये नीचे से होना है, और कहीं पर कोई कठिनाई ना आए, उस दिशा में आगे बढ़ना है। मैं समझता हूं यहां पर आए हुए सभी महानगर के महानुभावों के लिए ये चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार कीजिए, और जो पैरामीटर तय हो स्पर्धा में आइए, जीत करके आगे निकलिए। और एक बार आपने जीत, और जीवन में स्पर्धा हर जगह पे होती है। आप मेयर भी बनते हैं तो स्पर्धा से ही तो बनते हैं, किसी ने ऊपर से तो नहीं बिठा दिया आपको। आप कहीं नौकरी लेने जाते हैं तो वहां भी तो कंपटीशन होती है, आप कंपटीशन को पार करते हैं तो सिलेक्ट होते हैं। तो हमारे शहरी विकास में भी कंपटीशन आवश्यक है, उस कंपटीशन को ला करके स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास है। कभी कभी कुछ लोग माथा पच्ची इसमें खपा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी चीज है क्या। बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। हम मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन पे गए, और जो पूछताछ वाला व्यक्ति वहां बैठा है उसको 2 सवाल पूछे हमने, और उसने हमको 4-5 सवालों के जवाब दे दिए, जो कि हम पहले उसको पूछने के लिए सोच के गए थे, लेकिन वो समझ गया इनको ये पूछना है, वो जवाब दे। तो हम कहे यार ये बड़ा स्मार्ट आदमी है। मेरी आवश्यकता से भी वो एक कदम आगे हैं। मेरे हिसाब से यही स्मार्ट सिटी है कि नागरिकों की जो आवश्यकता है उससे 2 कदम आगे चले।
उसकी जो आवश्यकता है आप मांगोगे, हाजिर है। आप चाहोगे, हम सोच रहे हैं। आपका सुझाव है, हाँ हमारी योजना बन रही है। 2 कदम आगे। आप देखिए, देखते ही देखते स्मार्ट सिटी बन जाएगी। टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट है, हमने प्रकृति के साथ जीना है, एनर्जी सेविंग ये हमारी स्वाभाविक व्यवस्था हो, वॉक टू वर्क ये कंसेप्ट लाना पड़ेगा, वरना एक जगह पे रहता है और रोज 1.5 घंटा वो ट्रैवलिंग करता है, फिर नौकरी पे जाता है, तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी ट्रैवलिंग में जाती है, बची खुची काम में लगती है, तो वो काम कैसा होगा? अगर उसकी एनर्जी सेविंग होती है, वर्क टू वर्क का कंसेप्ट डेवलप धीरे धीरे हमारे यहाँ होता है और एक कंपोजिट व्यवस्था विकसित होती है कि जहां सब कुछ अवेलेबल हो, साइकिल पर भी जाए तो अपना काम हो जाए। हमने इस प्रकार के मॉडल को डेवलप करना ही होगा और जब ये डेवलप करेंगे तो अपने आप शहर के भीतर भी कई छोटे छोटे शहर बन जाते हैं और वो एक प्रकार से पूर्ण शहर बन जाते हैं। हम उस विचार को लेकर के कैसे आगे बढ़े, तो स्मार्ट सिटी के इस कंसेप्ट को हमने आगे बढ़ाना। चाहे हाउसिंग फॉर ऑल की बात हो, चाहे हमारे 500 नगरों को प्राणवान बनाना है, अमृतमय बनाना है, चाहे दुनिया की बराबरी करने वाले हमारे स्मार्ट सिटी की दिशा में उनमें कदम उठाना है, एक कंपोजिट योजना के साथ अर्बन इंडिया का हमारा विजन क्या है उसको लेकर के हम आए और ये योजना सरकार में बैठ करके कागज पे बनाई हुई ये योजनाएं नहीं है। शायद हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में कंसल्टेशन पहले कभी नहीं हुआ होगा। इतना कंसल्टेशन इस योजनाओं को चरितार्थ करने के लिए लगाया गया है। सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा गया, उनसे पूछा गया, उनसे जानकारी ली गई है, उनकी समस्याओं को समझा गया है और उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया है। फाइनेंशियल वर्ल्ड को भी, उनको भी विश्वास में लिया, बताइए भाई कैसे आप आगे आ सकते हो। जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं उनको भी पूछा गया कि बताइए भाई कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जो कानूनविद हैं जिसके कारण कानूनी समस्याएं ना आए, उनसे पूछा गया है। दुनिया में जो अच्छा हुआ है, जिन्होंने अच्छा किया है, उनको भी साथ जोड़ा गया है। इस क्षेत्र में जिन जिन की पहचान है दुनिया में, उन सबकी सलाह ली गई है और एक सबसे विचार विमर्श करके एक ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। एक बार ये चीजें तैयार हुई हैं, अब आगे बढ़ने में देर नहीं लग सकती। ये सरकार कंज्यूमर की सुरक्षा इस पर सजग है। पार्लियामेंट में एक बिल ऑलरेडी हमारा गया है, अभी संसद में चर्चा होगी इसकी। वरना हमारे देश में चाहे अनचाहे ये जो बिल्डर लॉबी है, उनकी छवि काफी गिरी हुई है और गरीब आदमी अपने जिंदगी की पूरी पैसा उसमें लगाता है, यानी उसके जीवन का वो एक ही घटना होती है और फिर वो जब लूट जाता है तो उसका तो सब लूट जाता है। एक छोटे छोटे गरीब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए संसद में कानून लाया गया है, जो आने वाले सत्र में पारित होगा। तो हम विकास चाहते हैं, हर को जोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हम सामान्य नागरिक की आवश्यकताओं की पूर्ति को भी ध्यान देना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि आज 25 जून ये शहरी भारत विज्ञान भवन में एकत्र आकर के आधुनिक भारत के निर्माण के लिए वैज्ञानिक तौर तरीके से आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेगा। नगर पालिका, महानगर पालिका का जो नेतृत्व आया है, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। यहां सब राजनीतिक दल के लोग होंगे, यहां सभी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग होंगे, लेकिन एक बात निश्चित है, हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो
उन बातों को गौर करते हैं कि फलाना राजा था, 5 साल ही उसको कार्यकाल मिला था, लेकिन उसने अपने राजकाल में ये 2 चीजें अच्छी करके गया था। 200 साल के बाद भी लोग उसको याद करते हैं, 100 साल के बाद भी याद करते हैं। उनके कार्यकाल में ये काम हुआ था, उनके कार्यकाल में ये तालाब बना, शहर की पानी की समस्या निकल गई थी। उनके कार्यकाल में 150 साल पहले स्कूल बना था, उस स्कूल में से इतने बड़े बड़े लोग तैयार हुए। जिसको शासन का अवसर मिलता है, उनकी पहचान 50-100 साल के बाद भी कौन सा अच्छा काम करके गए, उससे तो नापी जाती है, तोली जाती है। मैं उन नगर पालिका के अध्यक्षों से कहना चाहता हूं, उन महानगर पालिका के अध्यक्षों को कहना चाहता हूं, कल्पना कीजिए आप 80 साल की उम्र के होंगे, आपका पोता उंगली लेकर के, उंगली पकड़ करके आपके साथ चलता होगा, तब आपके दिल में इच्छा क्या होगी? जरा कल्पना कीजिए। मैं दावे से कहता हूं आपके दिल में इच्छा ये होगी कि छोटा पोता जो ज्यादा कुछ समझता नहीं, उंगली पकड़ करके वहां ले जाएंगे और कहेंगे, देखिए ये भवन है ना, मैं जब अध्यक्ष था ना, मैंने बनाया था। ये जो गांव में तालाब है ना, मैं जब अध्यक्ष था ना, मैंने बनाया था। हर किसी की ख्वाहिश होनी चाहिए कि अपने कार्यकाल में अपने शहर को कोई अच्छा नजराना दे करके जाने। आपके जीवन की सफलता उसमें है। आपकी जीवन की सफलता उस बात में नहीं है कि आपने कितने लोगों को पराजित किया, कितनी बार चुनाव जीत करके आए, कितनी बार आपने गठजोड़ कर करके सत्ता को हासिल किया। यह सफलता का मानदंड नहीं होता है। सफलता का मानदंड यह होता है कि जिस जनता जनार्दन के आपको अवसर दिया है, उनके लिए क्या करके गए, क्या